सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है। आपका फिर से स्वागत है बीएम लॉग क्लासेस में। हम जैसे पढ़ रहे थे शेड्यूल वन में हमने पढ़ा था कि डीम्ड सप्लाई किसे कहते हैं। हम पढ़ रहे थे कि डीम्ड सप्लाई जो था हमारा, डीम्ड सप्लाई किसे कहते हैं, हम ये बात कर रहे थे। उसमें हमने जो पढ़े थे वो तीन थे। कौन कौन से तीन थे ये भी बात कर दिखा देता हूँ। वेट, हमने उसमें ये पढ़ा था कि परमानेंट या ट्रांसफर या डिस्पोजल, वो था बिजनेसेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल ऑन सच असेट्स। दूसरा था सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 24। ये हमने दोनों चीज पढ़ी थी जिन्हें हम डिम्ड सप्लाई कहते थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो बात करता है पैरा 3 शेड्यूल वन। नाउ क्या बात करता है प्रिंसिपल एजेंट। अब प्रिंसिपल एजेंट में कोई भी गुड्स का सप्लाई हो रहा है, कोई भी गुड्स का सप्लाई हो रहा है, या फिर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहे हैं कोई भी गुड्स, उसे हम डीम्ड सप्लाई कहेंगे ना। तो इन्होंने कहा कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं हो रहा, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड वाइस वर्सा इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। सिंपल। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर प्रिंसिपल कोई भी गुड्स एजेंट को ट्रांसफर करता है या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई ट्रांसफर करता है कोई भी गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, तो वो भी क्या कहलाएगी, हमारी सप्लाई कहलाएगी, वो भी हमारी डीम्ड सप्लाई कहलाएगी। हम सबसे अच्छा क्या होगा कि हम एग्जांपल देख लें, हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आखिर किसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल वन देखेंगे। मिस्टर ए अपॉइंटेड मिस्टर बी टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ मार्केट। मिस्टर बी आइडेंटिफाइड एज अ वरियस सप्लायर who can provide to goods as a desire Mr. A and ask the supplier C to send the good and issue invoice directly Mr. A। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर A है और ये है B, ठीक है, और ये है C। ए ने कहा बी को कि जाइए आप गुड्स लेके आइए, फ्रॉम द मार्केट, और बी जो थे वो किसी को जानते थे, जैसे सी को जानते थे। सी से उन्होंने सीधा कहा कि आप जो गुड्स है वो ए को सेंड कर दीजिए, और इनवॉइस भी जो है इन्हीं के नाम पे इशू कर देना, जो पेमेंट भी है वो ए करेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे जो बी ने काम करा बी ने काम करा एजेंट, वो एक प्रोक्यूरमेंट एजेंट था, ना पैसा लिया, ना सप्लायर से पैसा लिया, ना प्रिंसिपल से पैसा लिया, केवल एक तरह से सब चेन होती है बीच में, उसकी तरह काम करा। तो इसे एक प्रोक्यूरमेंट एजेंट कहेंगे, जो हमारे शेड्यूल वन में शेड्यूल वन में वो नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इन दिस सिनेरियो मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्यूरमेंट एजेंट एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व himself in the supply or recipient of goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Mr. B is a node agent of Mr. A for supply of good in the term of Schedule 1. अब आपने एग्जाम्पल वन पढ़ा, एग्जाम्पल थर्ड पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आखिर जो पैरा थर्ड शेड्यूल वन में आखिर किसे लिया जाता है, कौन से एजेंट को, किस टाइप के एजेंट को लिया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है, मिस्टर ए एन आर्टिस्ट है, अपॉइंट करते हैं मिस्टर बी को एज अ ऑक्शनरी टू ऑक्शन हिज पेंटिंग, क्या करने के लिए, इनके पेंटिंग को ऑक्शन करने के लिए, ठीक है। ऑक्शन पता होगा, बोली लगाना। मिस्टर ए जो है आर्टिस्ट है, अपॉइंट करते हैं मिस्टर बी को एज अ ऑक्शनर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। मिस्टर बी अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर। द हाईएस्ट bid is accepted and the pending is sold to the highest bidder. The invoice for the supply of pending is issued by Mr. B on behalf of the Mr. A, but
in his own name and the painting is delivered to successful bidder. In this scenario, Mr. B is not merely providing auctioneering service but is also supply the painting on a behalf of Mr. A to the bidder and the authority to transfer the title of the painting on a behalf of Mr. A. This scenario is covered under the शेड्यूल 1. सिंपल इसमें ये देखा होगा आपने कि मिस्टर जो है वो अपॉइंट करते बी को, तो मिस्टर बी जो है ऑक्शनर जो पेंटिंग इनकी सेल ऑक्शन करेंगे वो क्या करते हैं सी को बेच देते, सी को बेच देते। तो यहाँ पे जो बी है वो इन्हें इनवॉइस भी इशू करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं, इनवॉइस जो इशू करते हैं ये अपने नाम पे, अपने नाम पे इन्हें इनवॉइस इशू करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं और जो पेंटिंग है, जो पेंटिंग है वो भी ट्रांसफर करते हैं इन्हें और जो पैसे ये देते हैं सी देते हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ए। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, एज अ एजेंट वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है पैरा थर्ड शेड्यूल 1 में कवर होगा। और जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे उसमें बस ऐसा ना इनवॉइस इशू हो रही थी ना टाइटल ट्रांसफर कर कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें प्रोक्योरमेंट एजेंट कहा गया, जो हमारे शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा पैरा थर्ड में। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंट समझ आ गया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पैरा 4 शेड्यूल 1। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय द पर्सन from a related person or from his establishment located outside India without the consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply। इसका मतलब सिंपल सी कहेगा कि कोई ए है बी है, ठीक है, जो बी है ये बी ये कोई सर्विस ए से लेते हैं, ए ये रिलेटेड पार्टी भी हो सकते हैं या फिर ये एक अमेरिका की कोई एस्टेब्लिश कंपनी है उनसे ले रहे हैं, उनसे बी सर्विस ले रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं उन्हें सर्विस दे रहे हैं और बी जो है उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं कर रहे, कोई कंसिडरेशन भी नहीं दे रहे, तब भी वो सप्लाई कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी अंडर पैरा 4 शेड्यूल 1 के अंदर। तो आई होप आपको डीम्ड सप्लाई जितने भी थे, 4 हमारे डीम्ड सप्लाई थे, वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं हम शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 जो है वो है शेड्यूल 2 जिसकी बात करते हैं एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच आर ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब शेड्यूल 2 में जितने भी चीजें दी हैं उन्हें हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। सो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन अ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन अ गुड्स। सो एग्जांपल दे रखा है ए ऑफ दिल्ली डील इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, he is transferred the title of television set for an agreed consideration to be in Delhi in January 2020. In a given case, the transfer of title in television shall be considered as a supply of goods. सिंपल, तो इसमें क्या करा गया, इस सिंपल सा था कि ए बी है, इनकी दुकान है टेलीविजन की, ये जो एक टेलीविजन होता है वो बी को ट्रांसफर कर देते, बी को ट्रांसफर कर देते। सो सिंपल सी बात है, टाइटल ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे कंसिडरेशन में मिल गया, कंसिडरेशन में मिल गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सप्लाई कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन अ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट वेयर द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स passes at a future date on the payment of full consideration। इसमें सिंपल सा यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो दिया हुआ है, जैसे आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए जो है इनके पास एक कार है, मान ली जाए ये कार है, ठीक है। तो ए क्या कह रहे हैं, ये कार जो है ये बी को दे देंगे, बी को बेच रहे हैं। तो बी जो वो कह रहे हैं कि मैं एक बार में लमसम जो है वो अमाउंट नहीं दे सकता, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा, मैं आपको इंस्टॉलमेंट दूंगा। वो इंस्टॉलमेंट 1 मंथ 2 3 4 ऐसे हो सकती है। तो इन्होंने कहा ठीक है दे देना एज अ फ्यूचर डेट। सो इन्होंने कहा है, जो ए है कह रहे हैं ठीक है, जब आपका ये 4th इंस्टॉलमेंट आ जाएगा इस कार की, उसी दिन में आपकी ये जो कार की टाइटल है वही आपको ट्रांसफर करूंगा, वही आपको ये जो कार की टाइटल है वही आपको ट्रांसफर करूंगा। तो उसी दिन आपको ये कार हो जाएगी, आपकी कार ये हो जाएगी। तो ये जो ए ने द फ्यूचर डेट एज अ फ्यूचर डेट सोच के करा, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, वो भी हमारी एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी। ये एग्जांपल वही दिया हुआ है, ठीक है। नाउ आगे चलते, सप्लाई ऑफ गुड्स, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ गुड्स
forming part of business assets by or under the direction of person carrying on business whether or not for consideration। सिंपल, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इनमें ये बोला गया कि कोई भी परमानेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी गुड्स का जो वो गुड्स बिजनेस का पार्ट है, जो वो गुड्स बिजनेस का पार्ट्स है और वो जो बिजनेस है वो कैरी ऑन हो रही है या कैरी ऑन हो रही है किसी डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरी ऑन बिजनेस, जो वो बिजनेस चला रहा है उसके डायरेक्शन पे, या वो कंसिडरेशन के लिए हो रही है या ना हो रही हो कंसिडरेशन के लिए, तब भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी। एग्जांपल, A is carrying on a business of a consumer durable production. He disposed of a defective refrigerator for a 50,000 rupees to be where its normal price is 3,50,000 rupees. A forced disposal shall be considered as a supply of goods. Simple. यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ये B ए है अपनी जो फ्रिज, जो डिफेक्टिव फ्रिज है वो बी को दे रहे हैं केवल 50,000 रुपए में, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू 3,50,000 रुपए, तो ये 50,000 रुपीज की दे रहे हैं, तब भी वो हमारी क्या कहलाएगी, सप्लाई ही कहलाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी। नाउ यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है। एक्सेप्शन क्या है? द बिजनेस इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न, जो भी कोई भी बिजनेस अगर ट्रांसफर करा जाए, कोई भी बिजनेस ट्रांसफर करा जाए उसे हम नहीं मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। और जो बिजनेस कैरी ऑन पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, और कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो उनके डायरेक्शन पे गुड्स जो है वो ट्रांसफर करा जाए, डिस्पोजल करा जा रहा है, तो वो कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी, वो कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयरऑफ फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और द अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सिंपल सी बात कही गई, कोई एसोसिएशन है, ठीक है। अब ये एसोसिएशन जो है वो क्या करता है, अपने मेंबर को इसके जो कोई भी असेट्स है ए बी सी, इन सब में डिवाइड कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और ए बी जो है उसके बदले, उन गुड्स के बदले एसोसिएशन को वो कैश या कंसिडरेशन कुछ भी देते हैं, तब भी ये क्या कहलाएगा, एक सप्लाई कहलाएगा। नाउ अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस की। A transfer of right in a good or undivided and there's a good without transfer of title। सिंपल, उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, वो भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। सिंपल, इसमें दिया हुआ है ए ट्रांसफर राइट टू यूज जनरेटर फॉर अ पीरियड 2 मंथ। अब ये जनरेटर जो है जैसे हमारा इन्वर्टर होता है वैसे ही होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए है बी है, ठीक है, ए के पास इन्वर्टर है, ए के पास क्या है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो है ए बी को दे रहे हैं, बी कह रहे हैं कि मैं 2 मंथ यूज करूंगा, केवल 2 मंथ यूज करूंगा, उसके बाद ये आपको जो हमारा इन्वर्टर ये मैं आपको वापस दे दूंगा। तो ये जो 2 मंथ यूज करेंगे उसके चार्ज लगेंगे, तो बी क्या करेंगे, वो चार्ज इन्हें देंगे। तो ये जो यूज करने का इन्वर्टर को दिया, इन्होंने राइट दिया यूज करने का, ये भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। नाउ एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, से कोई भी लीज हो रहा है, टेनेंसी हो रहा है, ईजमेंट हो रहा है, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड हो रहा है, ये सारी हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, वो भी हमारा सर्विस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं, ए है बी है, ए क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लिया जाए कि किसका मैन्युफैक्चर, वो छोटे छोटे जो कॉलगेट होते हैं, कॉलगेट बनाते हैं, कॉलगेट, ये हमारे क्या करते हैं, कॉलगेट बनाते हैं। अब ये कॉलगेट जो है वो बनाते तो हैं, मगर बनाने के बाद बी को सेंड कर देते हैं, बी को बोलते हैं आप इन कॉलगेट को पैक कर दीजिए, अच्छे से पैक कर दीजिए। तो जो ये पैक करते हैं, कॉलगेट को भी पैक करते हैं, ये भी एक क्या हो गया, एक तरह का सर्विस हो गया, तो ये होगी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। नाउ अब चलते हैं आगे। Where by or under the direction of person carrying on business goods held as assets or used for the purpose of business are put for any private use or made
available to any person for any use other than for the purpose of business at the direction of person carry on business whether or not for consideration। इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो बिजनेस चला रहा है, वो जो गुड्स है कंपनी के, जो बिजनेस के गुड्स हैं, वो किसी पर्सन को फॉर द प्राइवेट यूज दे रहा है, किसी पर्सन को प्राइवेट यूज दे रहा है, या फिर प्राइवेट यूज की जगह उसे मेड अवेलेबल कर दे रहा है किसी पर्सन को कि वो यूज कर सकता है उस गुड्स को बिना किसी कंसिडरेशन के। तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक तरफ से सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, a deal in a home appliance like a washing machine, refrigerator. He uses computer in his shop for the keeping the track of inventory and for the other business purpose. Out of two computers, A take home as one computer to use by his son for his study during the month of January 2020, and thereafter computer is brought back to the showroom of A. This offers a private use of computer by his son shall be treated as supply of service। सिंपल, इसमें वही हो गया जैसे हम ऊपर इन्वेटर का पढ़ रहे थे कि ए है, बी है, ए के पास दो कंप्यूटर थे। सिंपल, उन्होंने क्या करा कि दो कंप्यूटर क्या एक को यूज करने के लिए बी जो उनका सन होता है उसे दे देते हैं, बी यूज करता है, बी यूज करने के बाद उस कंप्यूटर को वापस कर देता है इन्हें। तो जो बी ने यूज करा जब तक इस कंप्यूटर को यूज करा, वो क्या हो गई, एक तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई द्वारा ए के द्वारा, बाय थ्रू द ए। सो ये भी एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, यहाँ पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगी। नाउ रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग होती है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर पार्ट देयर ऑफ including a complex building intended for sale to a buyer wholly or partially, except where the entire consideration has been received after issuance of completion of certificate, whether required by the competent authority or after for occupation whichever is earlier। इन्होंने कहा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, सिविल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर किसी का भी पार्ट्स बनाने के लिए जो हम लेबर रखते हैं, वो एक तरह जो हमारा बनाते हैं वो एक तरफ का सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ। और जो ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर सिविल स्ट्रक्चर, वो इंटेंड फॉर द सेल टू द बाय होली या फिर पार्शली, मगर where the entire consideration has been received after the issuance of complete certificate। जब आप कौन सा 7 है जो इकोनॉमिक का बुक है आपकी, जो इकोनॉमिक की बुक है, इकोनॉमिक लॉ, उसमें आप पढ़ेंगे कि जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो IRDA इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट होती है कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, तो कंप्लीशन हो जाने के बाद सर्टिफिकेट अगर कोई भी कंसिडरेशन रिसीव होती है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी, नाउ टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मान ली जाए कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क, अगर ट्रेडमार्क यूज करने के लिए दिया गया है, जैसे ए ने बी को कहा कि आप मेरा ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद मेरा ट्रेडमार्क वापस कर देना। तो जो ट्रेडमार्क यूज करने के लिए दिया गया वो भी एक तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर का डिजाइन हो रहा है, प्रोग्रामिंग करी जा रही है, ये सारी चीज क्या कहलाती है, एक सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू refrain from an act or tolerance an act or a situation or to do an act, ये क्या है, कहलाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। अब एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल में यही दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्या दिया हुआ है इस एग्जांपल में। यहाँ पर ए है, ये बी है, ठीक है। ए को चाहिए होता है लोन, मगर लोन लेने के लिए ए के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ए क्या करते हैं, बी के पास आते हैं, इनसे बोलते हैं कि भाई साहब आप मेरी प्रॉपर्टी, आप क्या करें, मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दे जिससे मैं सी से लोन ले सकूं। तो ए जाते हैं बी के पास और बी क्या करते हैं,
इन्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं, सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और सी जो होते हैं वो इन्हें लोन दे देते हैं, ए को लोन देते हैं। तो बी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको मैंने जो प्रॉपर्टी दी है उसके ऊपर मैं चार्ज लूंगा प्रॉपर्टी का। तो बी ने कहा ये बात है कि मैं चार्ज लूंगा, तो इन्हें कहा ठीक है चार्ज ले लेना। तो जो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी, वही हमारी क्या कहलाएगी, एक सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। देन ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज ए डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 119, ये भी हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। सो आप, आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो फंडा कि आखिर शेड्यूल 2 बात कर क्या रहा था। तो इसमें जितने भी शेड्यूल 1 में 2 में दे रखे थे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये हमारे सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाते हैं। इनसे रिलेटेड भी हो तो वो भी हमारे सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगे। अब इसमें से क्वेश्चन होंगे, ये हो सकता है कि चीजें जो एग्जांपल है वो बहुत ध्यान से दे देंगे, ये हटा देंगे, एक दो चीजें हटा देंगे, वैसे दे देंगे। तो आप एग्जांपल अगर याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स किसे कहा जाएगा। तो हमारा शेड्यूल जो था, शेड्यूल 2, वो किसकी बात करता था, सप्लाई की बात करता था। ठीक है, अब बात करेंगे हम शेड्यूल 3 की। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया शेड्यूल 1 जिसमें हमने पढ़ा डीम्ड सप्लाई, ठीक है। शेड्यूल 2 पढ़ लिया जिसमें हमने पढ़ा सप्लाई। और बात आती है शेड्यूल 3 की, जिसमें ना ही हम किसी को सप्लाई ऑफ गुड कहते हैं, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं, ना ही हम किसी को सप्लाई ऑफ गुड कहते हैं, ना ही हम किसी को सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। सो पढ़ते हैं किससे हम सप्लाई भी नहीं कहते, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कहते, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कहते। सबसे पहले सर्विस फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अब बात करते हैं कोई भी सर्विस जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर को दे रहा है, वो कभी भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा। जैसे ए बी, अब बी जो है, ए जो है ये बी के अंडर काम करते हैं, ये क्या करते हैं, बी के अंडर काम करते हैं। ए जो भी काम करते हैं वो बी को काम इनके लिए करते हैं, और बी इनके लिए क्या करते हैं, पैसे देते हैं उस काम के। तो ये जो भी काम करते हैं, इन्हें कोई भी सर्विस बी को प्रोवाइड करते हैं, वो कभी भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी, कभी भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, नाउ ड्यूटी परफॉर्म बाय द पर्सन एज अ चेयरपर्सन or a member or director in a body established by the central government, state government या फिर local authority and who is not deemed to employ before the commencement of this clause। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी बॉडी जो एस्टेब्लाइज करी गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, और जो उसमें चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, उन्हें कभी भी उनके द्वारा दी गई सर्विस कभी भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी, फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, मेंबर ऑफ पंचायत हो, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हो, इन सब की कोई भी सर्विस या फिर फंक्शन कोई भी परफॉर्म करा गया इनके द्वारा सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। ड्यूटी परफॉर्म बाय द पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन द परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कैपेसिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कोई भी पोस्ट जो उनको मिली हो या फिर ड्यूटी परफॉर्म करी गई हो, वो कभी भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। जैसे हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पोस्ट मिली है उन्हें पीएम की, कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए या फिर चुनना चाहिए। तो इनके द्वारा कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करेगी वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी, नाउ supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of document of title to goods after the goods has been dispatched from the
port of origin located outside India but before the clearance for the home consumption। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी गुड्स कंसाइनी को किसी और पर्सन को, यहाँ पर क्या, सप्लाई ऑफ गुड बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, कंसाइनी को किसी और पर्सन के द्वारा बाय द एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और टाइटल और गुड्स आफ्टर गुड हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर द क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी, हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। तो ये इसमें यही कहा गया कि मान लिया जाए ए है, ठीक है, बी है। ए जो है, ए नहीं, ए क्या है, एक पोर्ट है, ठीक है, जहां गुड्स रखे जाते हैं। जब कोई भी शिप द्वारा या फिर एयरक्राफ्ट द्वारा कोई भी गुड्स लाया जाता है, वो पोर्ट्स पे रखा जाता है। पोर्ट्स पे क्या होते हैं, वहां बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं, वहां क्या होते हैं, वेयर हाउस होते हैं। तो वेयर हाउस में वो गुड्स रख दिया जाता है, वहां गुड्स रख दिया जाता है। जब गुड्स जो रखे जाते हैं, तो जब मान लिया जाए बी है, कहे कि मेरे को ये जो वेयर हाउस में गुड्स रखा हुआ है वो मुझे दे दीजिए, वो मुझे दे दीजिए। तो जो यहाँ से गुड्स, वेयर हाउस से बी को गुड्स दिया गया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाता, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाता, वही बात कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। नाउ सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर द क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, ये भी वही है, वो भी वही है, ये भी वही रिलेटेड है, ये भी वही रिलेटेड की बात कर रहा है। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच एंटरिंग इनटू इंडिया गुड्स एंड, कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, वहां पे कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर वहां से किसी दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी गुड्स भेजा जा रहा है, कोई भी गुड्स भेजा जा रहा है, उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे। नाउ एक्सेप्टेड क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, कभी भी हमारी क्या कहलाएगी, कभी भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज ऑफ पैराग्राफ ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, कभी हम हमारी कोई भी सेल कर रहे हैं लैंड का, वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा, एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू क्लोज ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पर क्या बात, लैंड की बात हो रही है ना। फ्यूनरल हो रहा है, ब्यूनरल हो रहा है, सेरेमोनियम हो रहा है और मैच्योरिटी इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ डिसीड, कोई भी कार, अगर किसी पर्सन डिसीड, मतलब कोई किसी की डेथ हो गई, किसी की डेथ बॉडी जा रही है किसी भी कार द्वारा, तो वो जो बॉडी जा रही है उसे ना सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। ना सर्विस बाय द एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल नोट, द टर्म कोर्ट इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल द्वारा कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी, वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। तो ये था हमारा शेड्यूल 3 जो बात करता था हमारी किसकी, नाइदर गुड्स नाइदर नॉर सर्विस। नाउ आगे चलते हैं, अब बात करेंगे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की हम बात करेंगे। आखिर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होता क्या है, इसकी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। सिंपल, तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई पहले से नेचुरली बंडल है, उसे हम मिक्स नहीं करें, उसे हम मिक्स नहीं, ये नहीं कि यहाँ से कुछ सामान उठाए, यहाँ से कोई सामान उठाए, यहाँ से कोई सामान उठाए, यहाँ से कोई सामान उठाए, यहाँ से उठाया और इसे एक बंडल में बांध दिया, एक बंडल में बांध दिया। तो ये हमने ऐसे नहीं करा है, ये क्या है, कंपोजिट पहले से बने हुए हैं, जब भी इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करा गया ये एक साथ ही आए, ये एक साथ ही आए हैं। तो ये हमारा कंपोजिट सप्लाई हुआ, कंपोजिट सप्लाई है। और जब हम कोई भी चीज यहाँ उठाए, ये उठाए, ये उठाए और एक में पैक कर दिया, एक में पैक कर दिया, दैट कॉल बी अ मिक्स सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है हमें, मिक्स सप्लाई इसका मतलब हम बहुत चीजें मिक्स करें, कंपोजिट इसका मतलब बनाया हुआ है। सो आखिर होता क्या कंपोजिट सप्लाई, कौन सा सेक्शन बात करता है, इसकी बात हम करते हैं। सो सेक्शन 2 क्लॉज 30 define the composite supply as supply made by taxable person to the recipient consisting of 2 or more taxable supply of goods or service or both or any combination thereof which are naturally bundled and supply in conjunction with each other to ordinary course of business, one of which is a principal supply। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फीचर से पता चल जाएगा। 2 or more taxable supply of good or service both which are supply in conjunction with each other naturally bundled
यहाँ पे क्या है, नेचुरली बंडल, ये पहली से बने बनाए हुए हैं, पहली से बंडल में है। सिंगल प्राइस चार्ज ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई विद पैकेज इज आइडेंटिफाइज अ प्रिंसिपल सप्लाई, और उनमें से किसी एक गुड्स को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लिया जाए ये टीवी है, आपकी टीवी है। अब टीवी जब आप खरीदने गए तो आपको रिमोट मिलेगा, आपको वायर भी मिलेगा, आपको वायर भी मिलेगा फॉर द कनेक्टिंग द टीवी, कनेक्टिंग द टीवी। तो ये जो आपको रिमोट मिला, ये आपको रिमोट मिला, ये आपको वायर मिला, तो ये इसके संग आए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, नेचुरली बंडल है, ये क्या है, नेचुरली बंडल है, क्योंकि टीवी जो है वो बिना रिमोट के वर्क नहीं करेगी, वायर के भी वर्क नहीं करेगी, तो नेचुरली बंडल है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। अब कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल, पहला हो गया कि नेचुरली बंडल है। दूसरा, इनमें से एक चीज प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी, वो क्या होगी, हमारी टीवी, हमारी टीवी। और जो प्रिंसिपल सप्लाई है, ये टीवी प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी, और इन पे जीएसटी ना लगे, इन पे जीएसटी ना लग के सीधा टीवी पे जीएसटी लगेगी, सीधा टीवी पे जीएसटी लगेगी, ना रिमोट पे जीएसटी अलग से लगेगी, ना वायर पे जीएसटी अलग लगेगी, सीधा प्रिंसिपल सप्लाई पे जीएसटी लगेगी। तो इसमें हमें दो चीज याद रखनी है, पहला, तीन चीजें, सेक्शन 230 बात करता है कंपोजिट सप्लाई की, और नेचुरली बंडल है, एंड प्रिंसिपल, इन उनमें से एक गुड्स को हम एज अ प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे एज अ प्रिंसिपल सप्लाई। सो ये हमारा था कंपोजिट सप्लाई। नाउ अब बात करता हूं मिक्स सप्लाई की। Mixed supply, according to section 2 clause 74 of mixed supply means two or more individual supply of goods or service, any combination thereof made in conjunction with each other by taxable person, single price which where such supply does not constitute composite supply. The future mixed supply is two or more supply service which are supplied in conjunction with each other, deliberated bundle, single price charge for supply, and none of the packages identified as a principal supply. None, कोई भी इसमें प्रिंसिपल सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब जैसे डेलिब्रेटेड बंडल, इसका मतलब, अब मैं गया एक दुकान पे, एक स्वीट्स की दुकान पे गया, ठीक है, वहां मैंने कहा कि भाई आप क्या करिए, आप मेरे को एक पैकेट लीजिए, उसमें बिस्किट डाल दीजिए, उसमें चॉकलेट डाल दीजिए, उसमें कुछ स्वीट्स डाल दीजिए, कैंडी डाल दीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें डाल दीजिए, ये सारी चीजें उसमें पैक कर दीजिए, उसमें पैक कर दीजिए। तो इन्होंने क्या करा, डेलिब्रेटेड, मतलब उठा, एक एक चीजें इनमें उठा के डाली, एक पहली से कंपोजिट नहीं थे, पहली से बने बनाए आए थे, नहीं, इन्होंने कहा अलग अलग वैरायटी की चीजें डाली है, क्योंकि ये स्वीट्स, चॉकलेट, बिस्किट, ये क्या एक अलग से काम आ सकते हैं, अलग से बेचे जा सकते हैं, अलग से बेचे जा सकते हैं, और ये अलग से उठा के एक पैकेज में पैक करा गया है, पैकेज में पैक करा गया है, मान लीजिए मिक्स करा गया है। तो मिक्स करा गया, उसे हम कहेंगे मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई। अब इसमें से किसी को प्रिंसिपल हम सप्लाई मान नहीं सकते, प्रिंसिपल सप्लाई मान नहीं सकते, और ये डेलिब्रेटेड, इसका मतलब उठा कहीं कहीं से लाके इसे बनाया गया है, एक पैकेज बनाया गया है, दैट इज अ मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 2 क्लॉज 74। अब बात करता हूं मैं इसमें टैक्स की, इसमें टैक्स की। अब मान लिया जाए ये बिस्किट है और ये चॉकलेट है। अब बिस्किट की जो टैक्स रेट है वो 12 है, और जो चॉकलेट की है वो 28%, वो 28% है। तो जो इस पैकेज पे जीएसटी लगेगा वो 28% लगेगा। हाईएस्ट प्राइस लगता है, हम मिक्स सप्लाई पे याद रखेंगे कि जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी वही इस गुड्स पे चार्ज लगेगी, वही इस गुड्स पे पैकेज पे चार्ज लगेगी। तो आई होप आपको मिक्स सप्लाई भी समझ आ गया होगा, याद करके चलना है, पेपर में बहुत, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ना। अब कुछ इश्यूज देखते हैं। इश्यूज में क्या है कि भैया सप्लाई ऑफ बुक्स, पेम्पलेट्स, ब्रोचर, एनवलप्स, एनुअल रिपोर्ट, leaflets, cartoon, boxes, etc. printed with the logo, design, name, address or other content supplied by the recipient of such printed goods are composite supply. And the question whether the such supply constitutes supply of goods or सर्विस would be determined on the basis of what constitute the principal supply। इसमें यही कहा गया कि हम जब भी जाते हैं, हम जब भी एक दुकानदार के पास जाके बोलेंगे, एक ये मान लिया जाए दुकानदार ही एक है, हम ए है, ए के बी के पास, दुकानदार के पास गए से भैया भैया हमारी एक बुक छाप दीजिए, एक हमारी बुक प्रिंट कर दीजिए। अब बुक जब प्रिंट करा इन्होंने बुक प्रिंट करी, तो इन्होंने कहा कि ये कंपोजिट सप्लाई है, मान लिया जाए कि क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई। अब ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, इश्यूज है ये, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई, विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो वही ये इशू से रिलेटेड
क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोचर, एनुअल रिपोर्ट एंड द लाइक, where only content is supplied by the publisher or the person who owns the uses the right to intangible input, while the physical input including paper used for the printing belong to printer. Supply of printing is a principal supply and therefore the such supply would constitute a supply of service falling under the heading 9989 of the scheme of classification of service. अब इन्होंने कहा कि भैया सुनो क्या बात है, उन्होंने कहा भैया क्लैरिफिकेशन ये दी गई, क्लैरिफिकेशन ये दी गई कि आप जाते हैं, ये मान ले ए है, ये है बी के पास है कंपनी, ये कंपनी है और क्या करती है, प्रिंटिंग करती है, ठीक है। ए ने बनाई एक बुक लिखी अच्छी खासी खूब सारे पन्नों में, ठीक है, मान लिया 100-150 पन्ने, 100 या 150 पन्ने, ये गए बी के पास, इन सारी पन्नों को लेके बी से कहा कि आप मेरी एक बुक बना दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इन्होंने कहा, इन्होंने यह बुक प्रिंट कर दी। अब ए के द्वारा क्या दिया गया, इनमें कंटेंट जो इन्होंने लिखा था वो ए द्वारा प्रोवाइड करी गई बी को, और बी ने क्या करा, इससे एक बुक में चेंज कर दिया। तो बुक में चेंज करते टाइम बी ने इसमें क्या कवर यूज करा, पेज यूज करे, और जो प्रिंटिंग यूज करी, जो प्रिंटर यूज करा, ये सारी चीजें यूज करी और इसे बना दी एक बुक। इन पन्नों को क्या बना दी इन्होंने, एक बुक बना दी। अब बुक में जो इन्होंने प्रिंटिंग करी, जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रखा है सब, जैसे इन्होंने प्रिंटिंग करी, यही हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल सप्लाई कहलाएगी, प्रिंसिपल सप्लाई कहलाएगी। और इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। याद रखने की चीज है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, अगर कभी भी ब्रोचर जाए, पेम्पलेट या एनुअल बुक या फिर कोई भी बुक प्रिंट करवाने जाए, तो जो प्रिंटिंग जो होती है उस पे जीएसटी लगेगा, हाँ ये जीएसटी समझ जाएंगे, और वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी, तो ये हमारे एक इशू था। अब दूसरा इशू क्या है, रिट्रेडिंग टायर ऑफ इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। इन्होंने कहा कि जो रिट्रेडिंग टायर्स होते हैं, मतलब जो हमारे खराब टायर होते हैं, उन्हें हम अच्छे में चेंज कर देते हैं, वो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी ना। इन्होंने कहा कि retreading tires, which is a composite supply, the predominant element is the process of retreading, which is a supply of service. Rubber used for the retreading is an ancillary supply, which is a part of the composite supply in the principal supply. Must be determining keeping in view of the nature of the supply involved. Value may be one of the guiding factor in the determination, but not the sole factor. The primary question that should be asked is what is the essential nature of composite supply and which is the element of supply impart that essential nature to the composite supply. Now इन्होंने कहा कि जब आप गए, आपके पास मान लीजिए ये खराब टायर है, retreading tire which is a composite supply, the predominant element is the process of retreading which is a supply of service. Rubber use, अब इन्होंने क्या करा, इस जो खराब टायर है उसको इन्होंने नए टायर में बढ़िया बिल्कुल अच्छे से टायर में चेंज कर दिया। मान लीजिए किसी कंपनी ने चेंज कर दिया इसे, अब जो इन्होंने इसमें कंपनी ने इसे अच्छे टायर में चेंज कर दिया, अच्छे टायर बना दिया एक खराब टायर को, ठीक है, अच्छा टायर बना दिया। तो ये उन्होंने जब अच्छा टायर बनाया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अब जो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, अब इसमें इन्होंने रबड़ यूज करी, तो रबड़ यूज जो करी वो हमारी क्या कहलाएगी, एंसिलरी सप्लाई। इसका मतलब मदद करने के लिए जो सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे थे उससे अच्छा करने के लिए रबर को यूज करा, वो एंसिलरी सप्लाई कहलाएगी, ना कि हमारी प्रिंसिपल सप्लाई के लिए। हमारी ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी, ये हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। देन द सप्लाई ऑफ retreaded tire where the old tire belong to the supplier of retreaded tire is supply of goods, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी। देन जीएसटी इज 80%। और इन्होंने कहा कि सप्लाई ऑफ retreaded tire where the old tire belong to the supplier, और ओल्ड टायर हमारा यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ ये आखिर बोल क्या रहा है। सिंपल सी बात है, डिलीट करते हैं इन सबको, इरेज करते हैं, आपको अच्छे से समझाता हूँ। सिंपल। नाउ ए है, बी है, पहले ए के पास होता है एक टायर, वो टायर क्या होता है, खराब होता है।
वो टायर हमारा जो होता है वो खराब होता है। ए जाते हैं इस टायर को लेके बी के पास, बी को कहते हैं भाई साहब ये जो हमारा टायर है उसे आप सही कर दीजिए। बी क्या करते हैं, उस टायर को बिल्कुल सही कर देते हैं, मस्त, ठीक है, रबर वबर लगा के सही कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब इस टायर को सही करा, वो हमारी क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, वो हमारी क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। और जो इसमें रबर यूज करा वो एंसिलरी सप्लाई होगी, वो एंसिलरी सप्लाई होगी। अब दूसरा सिनेरियो पहला हो गया, अब दूसरा सिनेरियो क्या बोलते हैं, ए है बी है। अब बी जो है उनके पास पहले से एक ओल्ड टायर था, ओल्ड टायर था। अब ओल्ड टायर को बी ने क्या करा, इसे बिल्कुल अच्छे टायर में चेंज कर दिया, अच्छे टायर में चेंज कर दिया। और जो इन्होंने इसे सोल्ड कर दिया, इसे सोल्ड कर दिया, बी ने इस टायर को जो पुराना टायर था उसे अच्छे टायर में चेंज करा, फिर ए को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया। अब ए को जब सेल करा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। और जो इस पे रेट चार्ज होगा जीएसटी का वो 28% होगा। और जो ये है सिनेरियो 1 वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी इश्यूज क्या थे। नाउ अब बात करता हूं वेदर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी एंड देयरफॉर नॉट टैक्सेबल। इन्होंने कहा जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है ये क्या आउटसाइड द जीएसटी एंड ये टैक्सेबल नहीं होगी। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है इट इज मेंशन दैट मे बी कंस्ट्रक्शन टू नेचर ऑफ गुड्स, ये क्या हो सकती है, गुड्स हो सकती है, गुड्स है। डीलिंग इन हैज बीन नोटिफाइड एज अ परमिशबल एक्टिविटी अंडर द सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाइड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। सो पीसी PSLC are not security. PSLC are akin to freely tradable. Similar है कि freely tradable होगा, ड्यूटी स्क्रिप होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, REP लाइसेंस है, रिप्लेसमेंट लाइसेंस है, विच अट्रैक्ट वेट, जिसपे वैट लगता है, जिसपे वैट लगता है। इसका मतलब आउटसाइड द क्या है ये प्रीव्यू ऑफ जीएसटी एंड देयरफॉर नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। मगर इस पे क्या लगता है, वेट लगता है, जीएसटी की जगह वेट लगता है। और जो स्टैंडर्ड वेट लगता है वो 18% लगता है, वो 18% लगता है। नाउ जीएसटी पेबल ऑन द सर्टिफिकेट वुड बी अवेलेबल टू आईटीसी टू बैंक बाइंग सर्टिफिकेट, और इस पे आईटीसी ले सकते हैं, इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट या जा सकते हैं। नाउ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, GST lived at the point of supply, that is the time and place of supply, and that's when the liability to charge GST arise. An explanation under the section 15 of the Goods and Service Tax Act 2017, GST would be lived on the transaction value. ट्रांजेक्शन वैल्यू, कभी भी जो जीएसटी लगती है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगती है, कभी भी एमआरपी पे नहीं लगती, याद रखने की चीज है। नाउ रेट गुड्स, अगर गुड की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 रेट है, 6 स्लैब रेट है। जो सबसे पहला 0.25 है, 3 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, 28 है, ये हमारे गुड्स के लिए रेट्स है। और सर्विस के लिए जो है वो 5 12 18 एंड 28, ये हमारी 4 जो है वो सर्विस के लिए स्लैब रेट दिए हमें जीएसटी के अंदर। सो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो से हम कंपोजिट सप्लाई कंपोजिट स्कीम स्टार्ट करेंगे, आखिर ये होती क्या है और कहाँ क्या चीज है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आई हो, आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से, सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।